गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेकंड क्लास। चैप्टर 17 हमने सिर्फ इसमें से पढ़ना है बिकॉज हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ चैप्टर 14 ही चैप्टर 17 ही जो है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है। तो हम सिर्फ वही चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 17। चैप्टर 17 आपको एक बारी रिवाइज कर लेते हैं फास्ट फास्ट। कल की क्लास में हमने क्या किया? चैप्टर 17 स्टार्टिंग से यहाँ पे नहीं था, हमने कल की क्लास में पढ़ा बाय अमेंडमेंट ऐड किया गया। एक्ट जो है 1881 का है। 1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पुराना है, बट ये लेटर ऑन एक्ट नंबर 66 से ऐड किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसमें जो ऐड किया गया था अमेंडमेंट में 138 से लेके 42 तक, 142 तक सेक्शन सिर्फ ऐड किए गए थे फर्स्ट अमेंडमेंट, मतलब जिससे ये इंट्रोड्यूस किए गए। फिर सेकंड अमेंडमेंट इसमें 2002 में होती है हमारे पास। 2002 की अमेंडमेंट में एक तो इन्होंने पीरियड चेंज कर दिया था पनिशमेंट का, 1 ईयर से 2 ईयर्स कर दिया, और नए सेक्शंस को ऐड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 43 से लेके 47 तक के सेक्शंस है। एट प्रेजेंट हमारे पास कितने सेक्शंस हो गए इसमें? 138 से लेके 147 तक। हमने कल की क्लास में ये भी पढ़ा कि एक लेटर ऑन जजमेंट अमेंडमेंट आती है हमारे पास 2015 में, और रीसेंट जो अमेंडमेंट है वो है 2018 की। टोटल जो है 4 हमारे पास अमेंडमेंट हो गई है। आपको एक चीज वैसे टिप्स दे देता हूँ, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है ना आपको, तो एक 10 ईयर आता है इनका, वो जरूर परचेज कर लेना। रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि जैसे अगर हम सिंगल्स की बुक में से क्वेश्चंस किए जा रहे हैं या किसी यूनिवर्सल की बुक में से किए जा रहे हैं, बट हिमाचल प्रदेश का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। स्पेसिफिक, जैसे कल मैंने आपको बताया ना, वो ये नहीं पूछेगा अमेंडमेंट कौन सी, पूछ लेगा एक्ट नंबर कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी स्ट्रेस कर पाओगे उस पर जब आपने पहले ट्राई किए होंगे। तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एक बारी अगर 10 ईयर नहीं भी परचेज करना, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एक बारी देख लेना कि किस तरह से पूछे हुए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये थोड़ा हट के पूछते होते हैं। जिस तरह से पंजाब हरियाणा या अदर स्टेट्स में पूछा जाता है वैसे नहीं पूछते हैं। केसेस भी बहुत पूछे जाते हैं, रीसेंट केसेस, लैंडमार्क केसेस। हो सकता है आपसे एक पेपर में, आपको जैसे क्रिमिनल लॉ के पेपर की बात की जाए तो 5, 7, 8 इतने केसेस आपको एक ही पेपर में मिल जाएंगे। और बिलीव मी वो आपको आते भी नहीं होंगे, एक दो आते होंगे, 3, 4 आते होंगे, सारे नहीं आते होंगे। तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं आते हैं तो वो किसी को भी नहीं आते। वो ये समझ के चलना वो केसेस किसी को भी नहीं आते हैं, तो उसमें पैनिक मत हो जाना एकदम एग्जाम में कि इतने सारे केसेस पूछ लिए हैं। और पैनिक इस चीज से भी नहीं होना होता कभी कि क्वेश्चन पेपर जो है वो डिफिकल्ट है। अगर डिफिकल्ट होता है तो समझ लेना सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी है तो सबके लिए इजी है। तो स्पेसिफिक तैयारी के लिए बस आपको इतना याद रखना है, एक 10 ईयर परचेज कर लेना। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देख लेना कि किस तरह के पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड अपनी तैयारी रखना। केसेस जो पूछे जाते हैं उसके उसमें मत पढ़ना, वो आपसे हो भी नहीं पाएंगे, कहीं से कुछ भी केस पूछ लेगा। ठीक है, जो लैंडमार्क हमने किए हुए हैं केसेस सिर्फ उतने याद रखना, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर अदरवाइज टाइम वेस्टेज हो जाएगी, स्मार्ट वर्क का पार्ट नहीं रहेगा। कल की क्लास में हमने 138 सेक्शन पढ़ा, 139 सेक्शन पढ़ा एंड 140 सेक्शन पढ़ा, विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आज इसमें थोड़ी सी डिक्टेशन हम करेंगे, एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था इसमें। हमने पढ़ा कि मैं सपोज ड्रॉअर हूं, मैंने एक चेक ड्रॉ किया, किसको? जो बैंकर है मेरा, उसको कहा कि इस पेई को इतने रुपए दे देना। अब मेरे बैंक अकाउंट से बैंकर को पैसे देने हैं, पेई को अगर मेरे बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं या एज पर दी एग्रीमेंट्स विद दी बैंक वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं है, तो वो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। और अगर चेक डिसऑनर या बाउंस हो जाता है, उसकी पनिशमेंट हमने पढ़ लिया हुआ है, 2 ईयर्स की पनिशमेंट है, या फिर ट्वाइस दी अमाउंट ऑफ चेक, और बोथ भी हो सकता है। ठीक है, और ये अमेंडमेंट से बढ़ाया गया था, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। प्रॉपर उसका एक्ट नंबर 55 जिससे इसको, और 2002 की अमेंडमेंट, वो डिटेल में याद रख लेना। फिर हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे हमें प्रोसीडिंग्स करनी है तो ये जो कंडीशंस है 3 हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। इन 3 कंडीशंस के बिना हम प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। पहली कंडीशन हमने, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कल की क्लास में, द चेक हैज बीन द चेक हैज बीन
द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट विच इट इज ड्रॉन और विद इन अ पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी। ये मैं दोबारा से सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगर आप यूनिवर्सल का बेयर एक्ट या कुछ बेयर एक्ट देखोगे तो यहाँ पे स्टार बना के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है 3 months। आरबीआई ने चेंज कर दिया। अब क्या आरबीआई जो है इसमें चेंजेस कर सकता है? अमेंडमेंट तो नहीं कर सकता, बट कई बार क्या होता है, रूल्स मेकिंग पावर्स डेलीगेट कर दी जाती है। तो अगर वो चेंज कर भी रहा है ना, अगर स्पेसिफिकली आपको एग्जाम में लिखा हुआ है वहां पे आरबीआई कि कितना पीरियड उसने बना दिया 6 months को, तब तो आप 3 months कर देना वहां पे, तब तो कर देना कोई प्रॉब्लम। बट अगर आरबीआई नहीं यूज किया हुआ, मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। सिंगल्स की बुक उठा लेना, मैंने 3 से 4 बुक्स इसमें रेफर की है, सभी में आंसर जो है यही दिया हुआ है बेयर के अकॉर्डिंगली, उसमें 3 months आप नहीं करोगे। अब चलिए, बुक की अथॉरिटी भी हम नहीं कह सकते कि बुक तो प्राइवेट पब्लिशर ने प्रिंट किया हुआ है, वो अथॉरिटेटिव सोर्स थोड़ा ना हुआ। हिमाचल प्रदेश, अब ये कब ऐड किया था आरबीआई ने? 2012 में ऐड किया था, आपके बेयर एक्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में। अब 2012 के बाद हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का 2015 को एग्जाम होता है, 2015 ईयर में एग्जाम होता है। सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। अगर आपके पास वो एग्जाम निकालोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 24 है ए सीरीज में, और उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, और उसका आंसर भी बेयर के अकॉर्डिंगली दिया है, आरबीआई के अकॉर्डिंगली नहीं दिया हुआ। तो ये इनफ है हमारे लिए इतना सोर्स की जब हिमाचल प्रदेश ने पहले इसका आंसर यही दिया था क्या, 6 months, तो अब हम 3 months वाले पे नहीं जाएंगे। मेंस में आता है आप लिखते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रीलिम्स में आता है तो 6 months ही करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली उसने ये नहीं पूछ लिया कि आरबीआई ने कितना किसको क्या कर दिया। ठीक है। फिर हमने दो कंडीशंस और पढ़ी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको 30 डेज में उसको नोटिस देना पड़ेगा, और थर्ड हमने पढ़ा डिमांड करनी पड़ेगी 15 डेज में, यानी कि 15 दिन में उसको पेमेंट का टाइम दिया जाएगा। ये लीगल नोटिस का टाइम पीरियड पढ़ा था हमने, और ये उसको पेमेंट का टाइम पीरियड दिया जा रहा है जिसका चेक बाउंस हुआ है। फिर हमने साथ में और इसके पढ़ लिया था 30, हालांकि ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये जब हम आगे चल के 142 सेक्शन पढ़ेंगे ना कॉग्निजेंस का, वहां पे दिया हुआ है कि अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है यहाँ पे 138 में, तो वो 30 डेज के अंदर करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो 30, 15, 30 का पीरियड याद रख लेना। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या था, वो था कि जो आप ये चेक दे रहे हो किसी को, वो डिस्चार्ज के लिए होनी चाहिए, भले ही वो पूरा डिस्चार्ज या फिर इन पार्ट ऑफ, किस चीज के डिस्चार्ज के लिए, एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। अगर वो किसी डेट और अदर लाइबिलिटी के लिए नहीं है तो फिर यहाँ पे वो कवर नहीं होगा। एग्जाम्पल्स मैंने कल दे दिए थे आपको, डोनेशंस वगैरह, गिफ्ट वगैरह, चैरिटी वगैरह, वो यहाँ पे कवर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा किसी लाइबिलिटी वगैरह को। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में यही चीज बताया हुआ है कि डेट होता क्या है, लीगली मेंटेनेबल होना चाहिए। हमने ये दो सेक्शंस और पढ़ लिए थे, 139, 140। 139 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस दिया हुआ है वहां पे, और ये शेल प्रिजम्पशन है, इसको भी याद रख लेना। किस चीज की प्रिजम्पशन है यहाँ पे हमारे पास, कि जो चेक दिया गया, यानी कि इसके साथ ही पढ़ रहे हैं हम इसको, वो लीगली उसके डेट के लिए दिया गया है या फिर लाइबिलिटी के लिए दिया गया है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ऑपोजिट पार्टी यानी कि प्लेंटिफ के ऊपर चला जाएगा कि वो, सॉरी, डिफेंडेंट के ऊपर चला जाएगा, एक्यूज के ऊपर चला जाएगा कि वो बताएगा कि वो उसके लिए नहीं दिया गया था, बट कोर्ट शेल प्रिज्यूम। फिर हमने 140 पढ़ा, डिफेंस यानी कि मेंजरिया, एब्सेंस ऑफ मेंजरिया, ये डिफेंस नहीं लिया जा सकता, ये डिफेंस यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, ये हमने पढ़ लिया है। 141 वेरी इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर मुझे करवाना होता आपको ये, तो मैं इसको पूरे एक्ट को एक दिन में एक लेक्चर में खत्म कर देता, क्योंकि 10 सेक्शन पढ़ाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट क्योंकि हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ के साथ कर रहे हैं ना, बाद में आपके पास टाइम भी नहीं होगा, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पेपर में करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होगा। अगर ऑप्शन लेना है तो फिर दूसरा ऑप्शन वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट बचेगा, वो आप कभी भी नहीं करोगे। जब 10 सेक्शन करके हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो हम उसमें क्यों जाएंगे। तो आज हम जो ये 3 सेक्शन पढ़े हैं हमने, उसका राइटिंग वाला पोर्शन कर रहे हैं। अगर ये कंक्लूड हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट 141 भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। हम्म। हम्म। 142, 142 में दिया हुआ है।
वो पढ़ेंगे आगे जाके, तब मार्क करवा दूंगा आपको। हेडिंग बना लेना इसमें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हेडिंग कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जहां हमने कल की क्लास में सिर्फ पढ़ा था, उसको अब डिक्टेशन वाला पार्ट हम कर रहे हैं। चलिए, जितना इसमें लिखवाऊंगा उसमें सब कर जाना। केसेस मैं लिखवाऊंगा काफ़ी, क्योंकि इसलिए लिखवाऊंगा, जब आपको पता ही एग्जाम में आपको करना ही है तो फिर अपने आंसर को बेस्ट बनाना ना। भल देखो, एक केस लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। बट अगर आप एक ही सिचुएशन में, जो पेपर में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तीन चार केसेस दे के भी आ रहे हो एक क्वेश्चन के आंसर में, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे। छोटा सा पार्ट है ये 17 चैप्टर जो है, तो इसको अच्छे से ही करना बनता है। तो इसमें थोड़े से केसेस मैं आपको लिखवाऊंगा, और प्रीलिम्स में भी ये केसेस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इसमें से कौन सा केस किससे रिलेट कर रहा है। लैंडमार्क केसेस लिखवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एनआई एक्ट 1881। इसमें सबसे पहले लिखना सेक्शन 138 टू 147। सेक्शन 138 टू 147। फिर लिखिए इसके बाद कुछ पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ। चैप्टर 17, ये जो सेक्शंस है कहाँ पे हैं, चैप्टर 17 में है। वॉज ओरिजिनली नॉट अ पार्ट ऑफ एनआई एक्ट 1881। चैप्टर 17 was inserted by Act 66 of 1988। एक्ट 66 ऑफ 1988, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है, साइड पे लिख लेना, फर्स्ट अमेंडमेंट। मैंने आपको, इस एक्ट की फर्स्ट नहीं है, बस इस प्रोविजन को ऐड करने के लिए इस चैप्टर की फर्स्ट अमेंडमेंट है, जिससे इसको इंसर्ट किया गया। एक्ट नंबर 866 याद रख लेना, 1988 याद रख लेना। इसमें लिखना चैप्टर 17 कंटेन्स, कंटेन्ड लिखना, कंटेन्ड सेक्शन 138 टू 142 ओनली व्हेन इट वाज इंसर्टेड। जब इसको ऐड किया गया तो सिर्फ इसमें यही सेक्शंस थे, 138 से लेके 142 तक। फिर लिखिए वेरियस अदर अमेंडमेंट्स, वेरियस अदर अमेंडमेंट्स, इसमें लिखिए सेकेंड अमेंडमेंट, दैट इज एक्ट 55 ऑफ 2002। इसमें लिखिए सेक्शन 138, इन सेक्शन 138 पनिशमेंट ऑब्लिक इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year was increased
एज 2 years, 1 year की इम्प्रिजनमेंट जो थी उसको 2 year से इंक्रीज कर दिया गया। और सेकंड लिखना, सेक्शन 143 टू सेक्शन 147 was inserted, इंसर्टेड, एडिड, इनको ऐड किया गया। फिर लिखिए थर्ड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट इसमें लिखना, दैट इज एक्ट ऑफ एक्ट 26 ऑफ 2015, 26, 55, 66 इन्हें याद रख लेना। इसमें लिखना क्या किया गया इसमें, सेक्शन 142 was amended, ये पढ़ेंगे क्या अमेंडमेंट हुआ लेटर ऑन, एंड सेक्शन 142A was inserted, यानी कि एडेड। ये जब इन सेक्शंस को हम पढ़ेंगे तो लेटर ऑन देखेंगे इसमें। लास्ट लिखिए फोर्थ अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट इसमें लिखिए दैट इज एक्ट नंबर 20 ऑफ 2018, एक्ट नंबर 20 ऑफ 2018, इसमें लिखना सेक्शन 143A was inserted ऑब्लिक एडिड, ये नया सेक्शन इंसर्ट और ऐड कर दिया गया। तो अब ये क्या है सेक्शन क्या नहीं, ये लेटर ऑन देखेंगे। अभी सिर्फ हमने ये लिखा कि ये अमेंडमेंट्स टाइम एंड अगेन हो रखी हैं इसमें। फर्दर लिखिए सेक्शन 138 NI एक्ट, सेक्शन वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 138 NI एक्ट, इसमें लिखना भले ही हेडिंग लिख लो इसमें, डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर या बाउंस एक ही बात होती है, ऑफ चेक। इसमें लिखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं हम, सेक्शन 138 का ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। केस लॉ लिखिए, लैंडमार्क है सदानंदन भंडारन, सदा नंदन भंडारन वर्सेस माधवन सुनील कुमार, माधवन सुनील कुमार 1998 सुप्रीम कोर्ट। पहला केस हमने लिखा है जिसमें ऑब्जेक्ट बताया गया है सेक्शन 138 का, सदानंदन भंडारन वर्सेस माधवन सुनील कुमार। पूरा नाम नहीं याद रख सकते तो एम सुनील कुमार कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, बट करा मत, मतलब अगर हो जाता है याद तो बहुत अच्छी बात है। इसमें लिखिए हेल्ड में लिख रहे हैं हम, दीज प्रोविजंस आर intended to prevent bouncing of
check, bouncing of checks, and to sustain, अंडरलाइन कर लेना, टू प्रिवेंट बाउंसिंग ऑफ चेक्स एंड टू सस्टेन दी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, देयरफॉर the very purpose, the very purpose behind the enactment of section 138 is clearly understood that it promotes honoring of check, it promotes honoring of check and secure commercial transactions. इसके ना जहाँ पे आपने ये लिखा है केस के साथ लिख लेना, वैसे 131 ऑब्जेक्ट तो हमने लिखना ही है, इसमें लिख लेना ऑल्सो इन प्रोविजन प्रोवाइजो टू 138 क्लॉज सी। क्लॉज सी में क्या है, वो 15 दिन का पेमेंट का टाइम जो मांगा गया उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। इसलिए अगर स्पेसिफिकली वो पूछ लिया जाता है तो उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं, उसमें भी ये केस लिखा जाएगा। उसमें आप अगर लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लेना हल्का सा, मतलब मेन में मत लिखना, वो साइड पे इसलिए लिखवा रहा हूँ कि अगर उसमें लिखना पड़ा आपको, इसमें लिखना क्लॉज सी ऑफ द प्रोवाइजो provides that before institution of criminal proceedings against owner, sorry, against the drawer of the check, he should be given, he should be given 15 days time to pay the amount, pay the amount, ब्रैकेट्स में ये ऐसे करके लिख लेना, मैंडेटरी कंडीशन। इसके बिना आप प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट नहीं कर सकते। वैसे ये ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हम केस, बट अगर उसके अलावा भी आपको लिखना पड़ जाता है, सपोज स्पेसिफिकली आपसे ये पूछ लिया तो उसमें भी आप डाल दोगे। सेकंड केस लिखिए इसमें। हाँ, ऑब्जेक्ट में लिख रहे हैं। देखो अब ऐसा है ना कि कुछ भी पूछ लिया जाए अगर 138 में से आपसे, तो ऑब्जेक्ट तो आप लिखोगे ही ना उसका, तो ये केस तो आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, ये सोच के चलिए। इसमें लिखिए केस लॉ, मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी 1998। ये तो याद रहेगा आपको। इसमें लिखिए
the main object the main object of section 138 of NI Act is to increase the effectiveness of banking banking operations and to guarantee complete trust complete trust while conducting business using trust trust है ये trust while conducting business using checks. इसमें लिखना नेचर ऑफ सेक्शन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट खत्म हो गया नेचर ऑफ सेक्शन 138 NI एक्ट इसमें लिखिए एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 of NI Act is almost in the nature of a civil wrong almost in the nature of a civil wrong which has been given criminal overtones इसको क्रिमिनल शेड दिए गए हैं अदरवाइज सिविल नेचर का लाइबिलिटी है रॉन्ग जो है ये सिविल नेचर का है बस क्रिमिनल इसको कलर दिए गए हैं केस लॉ लिखिए पी मोहन राज वर्सेस मैसर्स शाह ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 सुप्रीम कोर्ट 2021 सुप्रीम कोर्ट इसमें बस एक लाइन में हेल्ड में लिख लेना हेल्ड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 could be described as civil sheep in criminal wolves clothing ये रीसेंट केस है याद रख लेना इससे पहले भी नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें बोला गया है कि ये सिविल नेचर का है, सिर्फ इसको क्रिमिनल कलर्स दिए गए हैं बट सभी करने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसके बाद लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 138 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 138
इसमें लिखना, इसको चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं इट इज अगेंस्ट द ड्रॉअर ऑफ चेक। क्यों? क्योंकि सिविल सिविल नेचर का है और आप उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी बना रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस नाम रहने दो, याद रखना, सिंपल लिखिए। बाई चांस अगर कुछ इसमें से लिखना पड़ जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको फिर भी लिखवा रहा हूँ। देयर आर इनबिल्ट safeguards inbuilt safeguards for the honest drawers। जिन्होंने ड्रॉ किया है उनके लिए इनबिल्ट यहाँ पे सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। दैट इज फर्स्ट क्लॉज ए, क्लॉज सेकंड क्लॉज बी, थर्ड क्लॉज सी। किसका? प्रोवाइजो का। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप वहां पे ऐसे मत लिखना, ठीक है? प्रोवाइजो का। तीनों में क्या है? सेफगार्ड ही तो है। वो कह रहा है कि देखो, क्लॉज बी में क्या है कि आपको उसको लीगल नोटिस देना है, फिर 15 दिन का उसको टाइम भी दिया जा रहा है। तो अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करेगा तभी तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही है। तो उससे पहले तो अगर वो ऑनेस्ट ड्रॉअर है, गलती से बाउंस हो गया उसका चेक, तो दे देना उसको पेमेंट। तो अगर दे देगा फिर तो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ही नहीं इनिशिएट होगी। तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सफिशिएंट सेफगार्ड्स वहां पे दिए हुए हैं अगर ड्रॉअर ऑनेस्ट है। बायस्ड लॉ ये नहीं है। इसमें लिखिए प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया, इसी के साथ ही चल रहा है। प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी क्रिमिनल offense, any criminal offense, but the can always legislature can always create an offense of absolute or strict liability in NI Act. The strict liability is specifically provided under section, बताइए। 140 ऑफ द एक्ट। अंडर सेक्शन 140 हमने पढ़ा ना कि वो डिफेंस नहीं ले सकता कि रीजन टू बिलीव नहीं था, मेंजरिया एब्सेंट था वहां पे। लेजिस्लेचर चाहे तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बना सकता है किसी भी उसमें, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनाया हुआ है। इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि वहां पे वो ग्राउंड नहीं ले सकता कि उसके पास रीजन टू बिलीव था, मेंजरिया एब्सेंट था। नेक्स्ट लिखिए। हेडिंग करना डिसऑनर ऑफ चेक्स, डिसऑनर ऑफ चेक्स। इसमें लिखना व्हेन व्हेन अ बैंक returns returns a check to the पेई। पेई को जब बैंक रिटर्न कर देता है, नॉर्मली इट इज कॉल्ड एज डिसऑनर
ऑफ अ चेक ऑल्दो, कॉमा करके लिखना, ऑल्दो डिसऑनर ऑफ चेक actually means non-payment non-payment of check, checks कर लेना, checks due to insufficient balance oblique funds in drawers account। जब उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स हैं, इसको कहा जाएगा डिसऑनर ऑफ चेक। नेक्स्ट पैरा में लिखना फुल स्टॉप करके, अ ग्रेट हार्डशिप, अ ग्रेट हार्डशिप is caused to a person if a check is issued in his favor is dishonored, is dishonored, to discourage, to discourage such dishonor, the dishonor of checks has been made, has been made an offense under section 138 of NI Act। इसको ऑफेंस इसलिए बनाया गया टू डिसकरेज, टू डिसकरेज सच डिसऑनर। इसमें लिखना, अ चेक may be returned due to फॉलोइंग रीजंस। भले ही वहाँ पे इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स लिखा हुआ है बेयर में, नंबर ऑफ टाइम्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, ये सभी को डिसऑनर माना जाता है। फर्स्ट लिखिए, ड्रॉअर्स सिग्नेचर डिफर्स, उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। सेकंड, पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर, पेमेंट स्टॉप कर दिया उसने। थर्ड, चेक आउट ऑफ डेट, चेक इज आउट ऑफ डेट। चेक इज आउट ऑफ डेट। अरे बताना था ना, बताया क्यों नहीं बच्चों ने? स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, क्यों नहीं चल रही? स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, कहाँ से नॉट वर्किंग है ये? प्रेजेंस ऑफ मेंसरिया से? अरे काफ़ी हो गया उसके बाद तो। हाँ हाँ, थोड़ा ही हुआ है वैसे, बहुत तो नहीं हुआ, डिसऑनर का हुआ है, बट स्क्रीन इज नॉट। फोटो तो आ जाएगी, हाँ फोटो भेज दी जाएगी, बट अभी तो चलनी चाहिए ना। अभी तो पता लग गया हमें कि स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। एक बारी मैं रिकनेक्ट करूँ अब, एक बारी रुक जाइए, देख लेते हैं। सिंस 8 मिनट, सूरज फिर आना था ना ऑफलाइन। सूरज कह रहा है सिंस 8 मिनट से स्क्रीन इज़ नॉट वर्किंग। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिखवाया ही है जस्ट मैंने। स्क्रीन को मेरे को रिकनेक्ट ही करना पड़ेगा, 1 मिनट दीजिए मुझे बस।
चलिए अभी मेरे को बताइए जल्दी से, नाउ स्क्रीन इज़ वर्किंग और नॉट। कई बार हो जाता है, टेक्निकल हैंग हो जाती है चीज़ें। आपने देखो यहाँ तक लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, स्क्रीन इज़ नॉट वर्किंग, जो मेरे पास मैसेज आया है। अ, एक बारी बताना कहाँ से नहीं चल रही है आपकी स्क्रीन में। लिखवा तो मैं आपको देखो चुका हूँ सब कुछ, सिर्फ एक बारी आपके सामने स्क्रीन कर देता हूँ, पॉज करके देख लेना उसको, बाद में लिखना है अगर नहीं लिखा गया तो। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से आपको लिखवाना है। हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल में देखो ना, एक तो ये यहाँ तक तो आपने मेरे ख्याल से लिख लिया है इसमें। अभी स्क्रीन वर्किंग है ना, एक बारी बता देना। आपने ये वाला पोर्शन लिख लिया हुआ है मेरे ख्याल से, इसके आगे से आपने नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे ये है, आपको डिक्टेट मैंने करवा दिया है। एक बारी अभी इसकी बेशक फ़ोटो आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एक तो ये छोटा सा पैरा लिखवाया है, फिर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में थोड़ा सा आपको लिखवाया है। डिसऑनर ऑफ चेक में हमने ये दो पैराज लिखे हैं, फर्स्ट पैरा एंड ये लिखा है सेकंड पैरा। पॉज करके बाद में नोट करते रहना इसको। फिर हमने सिर्फ इतना लिखा है कि चेक में बी रिटर्न ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये हम लिख रहे हैं। हो सकता है आपने लिख भी लिया हो, नहीं लिखा हो तो पॉज करके उसको दोबारा से लिख लेना, बट एक बारी ये मैसेज कर दो कि अभी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे ठीक चल रहा है। फोर्थ पॉइंट लिखिए फिर इसके बाद, अगर आपको स्क्रीन विजिबल है तो एक बारी मैसेज कर दो कोई ग्रुप में, मतलब लाइव में। फोर्थ पॉइंट लिखिए इसके बाद आप, चेक पोस्ट डेटेड। हाँ जी, हाँ वैलिडिटी उसकी ख़त्म होगी। चेक पोस्ट डेटेड, दो तरह से वैलिडिटी वैसे ख़त्म होती है। एक तो डेट उसकी वो हो गई है, और दूसरी वैलिडिटी ख़त्म होती है, कई बार चेकबुक की वैलिडिटी होती है कि ये चेकबुक वैलिड है इतने पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो वो चेकबुक एक्सपायर हो जाएगी, नहीं आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, चेक पोस्ट डेटेड इसमें भी हो सकता है। फिफ्थ, अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट क्लोज्ड। सिक्स्थ, इनसफिशिएंट बैलेंस एटसेट्रा। इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं, बट दीज आर दी मेन रीजन जिसके कारण से चेक किया हो जाता है, बाउंस हो जाता है। इसमें लिखना बिफोर, बिफोर एनआई एक्ट, एनआई नोट करके लिख लेना, हेडिंग तो क्या बनाना, बिफोर एनआई एक्ट एंड, बिफोर एनआई एक्ट एंड बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशन एक्ट लिख लीजिए। ये दो एक्ट हैं। बिफोर दिस एक्ट, द ड्रॉर, जिसने चेक ड्रॉ किया है, ऑफ अ चेक वॉज सब्जेक्ट टू सिविल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी और फ्रॉड, चीटिंग अंडर आईपीसी। ब्रैकेट्स में लिख लेना, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बीओपी लिख देना ना, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे क्या होता था, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बट अभी ऐसा नहीं है, भले ही उसको क्रिमिनल शेड दिया गया है, बट यहाँ पे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चलेगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको चीज़ें प्रूव करनी नहीं है, इसलिए इजी हो जाता है। आगे लिखिए, असेंशियल्स ऑफ, असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 138। फर्स्ट लिखना, द चेक, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। द चेक शुड हैव
been issued by the ड्रॉअर, यानी कि सबसे पहले चेक क्या होना चाहिए, इशू होना चाहिए, ड्रॉअर ने इशू किया है। सेकंड, देयर मस्ट बी लीगली इन एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी। लीगली एनफोर्सिएबल कोई डेट या फिर लाइबिलिटी होना चाहिए जिसके डिस्चार्ज के लिए आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो, चेक इशू कर रहे हो। या ये जो लिखा है ना लाइबिलिटीज के साथ एक चीज लिख लीजिए, वैसे तो आगे लिखवा ही दूंगा बट याद रह जाएगा आपको, अगर यहाँ पे भी लिख लोगे नोट में लिख लेना। चेक्स गिवन एज अ गिफ्ट और चैरिटी एटसेट्रा इज नॉट द पेमेंट फॉर लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी। देयरफॉर डिसऑनर of such checks is not covered under section 138। थर्ड लिखिए। तो पहले तो चेक इशू किया हो, फिर किसी डिस्चार्ज के डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए इशू किया है। थर्ड कंडीशन, चेक शुड बी प्रेजेंटेड टू दी बैंकर। मैंने चेक दे दिया, सामने वाले ने बैंक में लगाया ही नहीं, तो वो तो नहीं होगा, है ना। ये क्लॉज ए में हमने लिखा है ना। और प्रेजेंटेशन का जो टाइम है आप ये लिख देना ऐसे करके, विद इन टाइम स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड बाय क्लॉज ए ऑफ प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में जो क्लॉज ए में टाइम स्पेसिफाइड है उस टाइम पीरियड में आपको लगाना पड़ेगा चेक। फोर्थ, और वो क्या टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स और वैलिडिटी। फोर्थ लिखिए इसके बाद, द चेक मस्ट हैव बीन रिटर्न्ड रिटर्न्ड बाय द बैंकर अनपेड। बिना पे किए उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिफ्थ लिखिए, नोटिस डिमांडिंग द पेमेंट, ब्रैकेट्स में कर लेना, लीगल नोटिस डिमांडिंग द पेमेंट विद इन, बताइए कितने डेज, 30 डेज मस्ट बी सेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना एक लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क, इतना लैंडमार्क है ये, प्रीलिम्स उठा लेना पिछले हिमाचल के, 2 बारी मिनिमम ये पूछा गया है एज इट इज, कि जो नोटिस हम भेज रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कौन से केस में डिसाइड किया गया है ना। तो मैं यहाँ पे केस लिखवा रहा हूँ सिर्फ आपको, आगे भी इसको कवर कर लेंगे बट यहाँ भी लिख रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। केस लॉ, लक्ष्मी देचन वर्सेस CEMA, देचम वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2012, 2012 इसमें क्या हेल्ड था, दी देचम CEM, दी इनोसेंट, दी ऑब्जेक्ट ऑफ
नोटिस, नोटिस का ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, इज टू सेफ गार्ड द इनोसेंट ड्रॉवर्स। यानी कि कई बारी हमारा चेक वैसे बाउंस हो जाता है, हम सच में इनोसेंट हैं, और अगर वो हमसे डिमांड करेगा तो हम पैसे दे ही देंगे ना, तो इनोसेंट को पनिशमेंट थोड़ा ना करनी है, उसके अगेंस्ट थोड़ा ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने इनिशिएट करनी है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिस का ये प्रोविजन बनाया गया है। 6 लिखिए, ड्रॉवर हैव फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन 15 डेज। 15 दिन में उसने पेमेंट नहीं किया, और नहीं किया, फेल हो गया, तो यहाँ से क्या होगा आपकी फेवर में, कॉज ऑफ एक्शन। लिख लेना, पूरा लिख लेना, कॉज ऑफ एक्शन। इसमें लिखना हाउ एवर, नोट में लिख लेना, नोट, हाउ एवर बिफोर फाइलिंग कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138, द पेई यानी कि होल्डर कैन प्रेजेंट द चेक अगेन टू द बैंकर एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड। एनी नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट किया जा सकता है, और जो उसका कॉज ऑफ एक्शन है वहां से क्या हो जाएगा, रिवाइज होता जाएगा। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हेडिंग बनाना, ये क्या लिखी है हमने, एसेंशियल्स लिखी है। आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट तभी फाइल कर सकते हो जब ये फुलफिल करोगे। 138 में हमने वैसे ये पढ़ भी ली हुई है, ठीक है। इसमें लिखिए डिफेंसेस, हेडिंग बना लेना, डिफेंसेस अवेलेबल टू दी ड्रॉअर। जो जिसने चेक ड्रॉ किया है उसने अपने आप को डिफेंस करना है, तो क्या डिफेंस अवेलेबल होने चाहिए। फर्स्ट डिफेंस वो कह सकता है कोर्ट को, दैट चेक वाज गिवन इन गिफ्ट ऑब्लिक चैरिटी एटसेट्रा। तो यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी ना, हालांकि कोर्ट तो प्रिज्यूम कर रही है कि वो लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी के लिए था। प्रिजम्पशन हमें 139 में दिया हुआ है, बट डिफेंस तो वो ले सकता है ना इस चीज़ का, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। ब्रैकेट्स में लिख लेना, बिकॉज प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 इज रिबटेबल। सेकंड लिखना, चेक नॉट प्रेजेंटेड विद इन वैलिडिटी पीरियड। चेक को वैलिडिटी पीरियड में बैंक में प्रेजेंट करना है। आफ्टर वैलिडिटी पीरियड आपने प्रेजेंट किया, चेक बाउंस हो गया। रीजन क्या आया चेक बाउंस होने का, कि आपने आफ्टर वैलिडिटी पीरियड उसको प्रेजेंट किया है, तो कोई ये ग्राउंड नहीं बन जाएगा। आपने फिर भी अगर 138 में डाल दिया है केस, तो डिफेंडेंट के पास ही ग्राउंड रहेगा कि विद इन वैलिड, हालांकि पहले तो आपका केस ही एडमिट नहीं होगा, बट मिस्टेक तो हो सकती है हर किसी से। बाई चांस अगर एडमिट हो भी गया, मजिस्ट्रेट ने नहीं ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर और एडमिट हो गया, तो डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस रहेगा कि विद इन वैलिडिटी पीरियड उसने लगाया ही नहीं है चेक, तो आई एम नॉट लाइबल, ये डिफेंस है। थर्ड लिखिए, दी पेई, ये मेंस में पूछा हुआ है एक बार ही आपसे क्वेश्चन कि डिफेंस कौन कौन से उसके पास है, ठीक है। दी पेई ऑब्लिक होल्डर हैज नॉट गिवन नोटिस, नॉट गिवन नोटिस डिमांडिंग पेमेंट
विद इन 15 डेज, वो कहते हैं 15 दिन का जो नोटिस है वो दिया ही नहीं है इसने, तो ये डिफेंस ले सकता है अगर उसने सच में नहीं दिया हुआ। फोर्थ, द ड्रॉअर हैज पेड द सेड अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस। ये भी डिफेंस है, अगर नोटिस दिया हुआ है तो वो कह सकता है मैंने तो 15 दिन के अंदर पे कर दिया, फिर काहे का 138 का केस, फिर तो नहीं आना चाहिए ना केस। नेक्स्ट लिखिए। फिफ्थ, द कंप्लेंट was made after a period of 1 month, that is from cause of action। ब्रैकेट्स में लिखना, सेक्शन 142 provides that complaint must be made under section made under section 138 within 1 month from date of cause of action। और cause of action कब होगा, जब वो 15 दिन एक्सपायर हो जाएंगे। सिक्स लिखिए, कंप्लेंट not filed in compliance of सेक्शन 142। जो रेमेडी हमें दिया हुआ है ना इसका, जो प्रोसीजर की हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ तो पीनल प्रोविजन दे दिया ना 138 में, बट क्या उसमें किस तरह से कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट, किस तरह से केस चलेगा, वो वहाँ पे दिया हुआ है। अगर 142 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही तब भी उसके फेवर में ये डिफेंस रहेगा, एक्यूज्ड की फेवर में। सेवंथ लिखिए, रॉन्ग ऑब्लिक लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है इस चीज़ को डील करने की, ये भी डिफेंस लिया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग बना लेना, चेक्स गिवन बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑब्लिक डोनेशन। केस लॉ लिख लेना अगर इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। बी मोहन कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें लिखना, while enacting these provisions, the legislature has very careful in protecting the honest drawers। Accordingly, dishonor per se dishonor per se has not been made an offense। ये नहीं है कि अगर डिसऑनर हो गया तो 138 में ऑफेंस ही ऑफेंस है। फुल स्टॉप, अ प्रोविजन ऑफ डिमांड ऑफ नोटिस हैज बीन डिमांड नोटिस ऑफ नहीं, डिमांड नोटिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड
full stop. The drawer gets 15 days statutory notice to make payment of check amount the full stop करके लिखना the provisions of section 138 of the act would be attracted only when the check has been issued for discharge of any debt or other liability discharge of any debt or other liability legally enforceable. सिर्फ डेट और लाइबिलिटी होना ही नहीं, वो लीगली एनफोर्सिएबल भी होनी चाहिए. द मेकर ऑफ द चेक इज नॉट लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन if the check is the maker of check is not liable for prosecution if the check is given by way of gift, present, donation, or if it has been कहाँ पे नहीं चल रही है, चल रही है ऑनलाइन में, बता दो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या. if it has been not legally enforceable and is dishonored. नॉट डिसऑनर, इसलिए आप देखो डिसऑनर होना ही काफ़ी नहीं है. लीगली जो डेट है वहाँ पे वो होना चाहिए. लीगली एनफोर्सिएबल डेट का होना मैंडेटरी है. इसमें केस लॉ लिखिए. ये देयरफॉर देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी अ चेक ड्रॉन टू डिस्चार्ज अ डेट और लाइबिलिटी विच इज लीगली एनफोर्सिएबल. केस लॉ लिखिए एक और इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट. केस लॉ पंकज मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. पंकज मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आप एक चीज देखिए, जो ऊपर आपने हेडिंग बनाई है ना डोनेशन वगैरह, उसके साथ लिख लेना डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी. सिर्फ डोनेशन में ही नहीं है, इसमें लीगली एनफोर्सिएबल डेट का भी अगर आपसे पूछा जा रहा है, एक ही आंसर है उसका. इसमें लिखिए 2000 सुप्रीम कोर्ट का. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिख लेना. आपने जो ये हेडिंग बनाई है ना ऊपर, चेक गिवन बाय वे ऑफ गिफ्ट डोनेशन, है ना, यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख लेना या और करके लिख लेना चेक मस्ट बी गिवन फॉर डिस्चार्ज ऑफ लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी. यहाँ पे इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों में सेम ही तो आंसर, एक ही तो बात है वैसे भी. गिफ्ट और जो डोनेशन होता है वो लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी नहीं है, तो उसी के बारे में लिख रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, फिर इसमें लिखिए आगे पंकज मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000, इसमें लिखिए हेल्ड. हाँ, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that the fact that the petition of winding up of a company petition for winding up of a company has been presented prior to notice of dishonor of the company's company's check by the payee to pay the check amount would not। आप बताइए पहले, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो बाद में लिखते हैं। इसमें क्या हुआ, एक कंपनी है, कंपनी ने आपको सपोज चेक दिया और आपके पास 3 महीने का तो मिनिमम टाइम है ना, वैलिडिटी कम से कम 3 महीने की तो होती है। तो आपने सपोज 2 महीने के बाद वो चेक लगाया, अब वो चेक बाउंस हो गया। इन द मीन वाइल क्या है, अभी आपने नोटिस नहीं दिया, अब आपको नोटिस देना है ना 15 दिन का। कंपनी जो है ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप की स्टेज पे है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल पड़ी, यानी कि कंपनी बंद हो रही है और उसने वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है। तो अब वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स जब इनिशिएट हो चुकी हैं, आप उसको दे रहे हो नोटिस, तो कंपनी कहती है कि ये नोटिस आपको वाइंडिंग अप से पहले होना चाहिए था, पहले देना चाहिए था। तो आप बताइए कि क्या यहाँ पे ये लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी है या नहीं है। ऑब्वियसली इससे होना ही चाहिए, ये तो है ना, उससे थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है कि कंपनी लिक्विडिएट हो रही है। जब आपने चेक दिया था तब वो आपकी लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए दिया था, तो बाद में अगर आपकी कंपनी बंद भी हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें लिखिए वुड नॉट मीन दैट द कंपनीज डेट इज अनएनफोर्सिएबल। तो जो डेट है कंपनी का अभी भी क्या है, लीगली एनफोर्सिएबल डेट है। सेकंड केस लिखिए इसमें 138 से अगर आपको कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है मेंस में, बट अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो फिर ये वाला बनता है, लीगली एनफोर्सिएबल डेट वाला। तो इसमें सेकंड केस हमने लिख लिया, अब हम थर्ड केस लिख रहे हैं। नहीं, ऊपर लिखा ना एक मद कृष्णन वाला, है ना। इसमें लिखिए दशरथ भाई टी पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई बाहुबली, महेंद्र भाई पटेल 2022 सुप्रीम कोर्ट। 2022 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड में लिखना सिर्फ। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट इज नॉट मेंटेनेबल if the check was issued for a time barred debt। अब जब टाइम बार हो चुका है वो डेट, तो वो लीगली मेंटेनेबल थोड़ा ना हुआ, भले ही वो आपका डेट था, आपने डिस्चार्ज ऑफ डेट के लिए पे किया है, बट वो टाइम बार हो चुका है। तो यहाँ पे अ, ये कंडीशन तीनों की तीनों फुलफिल होनी चाहिए। पहला, आपका या तो कोई डेट हो या फिर लाइबिलिटी हो, उस डेट और लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए आप पे कर रहे हो, सेकंड कंडीशन। और तीसरी क्या हो जाएगी, वो लीगली मेंटेनेबल होना चाहिए, यानी कि मस्ट नॉट बी बार्ड, वहां पे बार्ड नहीं होना चाहिए। टाइम बार्ड डेट के लिए अगर सपोज
मैंने किसी को पैसे देने हैं और कॉज ऑफ एक्शन आपकी फेवर में आया, 3 साल में आप रिकवर कर सकते हो लिमिटेशन पीरियड। मैं 10 साल हो गए आपने मेरे ऊपर केस ही नहीं किया। अब 10 साल के बाद अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ वहां पे, तो वो टाइम बार्ड हो गया ना। मैं जो यहाँ पे चेक आपको दे रहा हूँ फॉर डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी दे रहा हूँ, बट वो लाइबिलिटी क्या थी, वो टाइम बार्ड थी। तो टाइम बार्ड वाले लाइबिलिटी के लिए अदर रेमेडीज रहेंगी, वो मना नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। बट 138 में आप नहीं डाल सकते, क्योंकि स्टेच्यूट ने लिखा हुआ है कि डेट का मतलब होता है यहाँ पे जो लीगली एनफोर्सिएबल डेट है। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे आप लिख लेना। देयरफॉर, लास्ट में लिखिए, देयरफॉर 3 कंडीशंस must be fulfilled. First, there must be debt or other liability. Second, check must have been given, must have been given for discharge of above, discharge of above, ब्रैकेट्स में लिख लेना। चेक गिवन एज गिफ्ट, डोनेशन, नॉट कवर्ड, वो डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी नहीं होगा ना। थर्ड लिखना, दैट debt or liability must be legally maintainable, ब्रैकेट्स में लिखना। टाइम बार्ड, चेक गिवन फॉर, चेक गिवन फॉर टाइम बार्ड डेट नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड। अभी भी लिखवाने को तो 138 तो ऐसा सेक्शन है, इस पे तो भले ही 10 दिन लगा लो आप लिखते लिखते, वो भी कम पड़ जाएंगे। बट ये है कि हमने अभी तक जो लिखा है, जो पेपर में या तो पूछा जा चुका है आपसे या फिर अदरवाइज इंपॉर्टेंट है, वो सब लिख लिया हमने। इसके बाद लिखिए, मुझे पता है टाइम हो रहा है, बट फिर अगली क्लास में भी लिखना थोड़ा ना, अगले में अगला टॉपिक शुरू कर देंगे ना हम। तो एक बस लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें। या छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में लिख, क्योंकि मेरे को अभी वो लिखवाना रह गया आपको, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, ये तो लिखवाना पड़ेगा ना 138 में। फिर उसके साथ केसेस लिखवाऊंगा, फिर 139 भी लिखवाना रह गया है, 140 थोड़ा सा लिखवा दिया मैंने, उसका पार्ट थोड़ा रह गया है। तो वो लिखवा अभी 10 मिनट में तो नहीं होगा एटलीस्ट, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। बट इतना रिवाइज कर लेना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इतना लीगल एक्यूमेंट डेवलप हो गया होगा। यहाँ से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बाई चांस यहाँ से नहीं भी आया, कुछ और पूछ लिया, तो अब आप इतना तो माइंड अप्लाई कर सकते हो ना। लाइक सपोज मैंने ये लास्ट केस आपको ना लिखवाया होता, जिसमें वो टाइम बार डेट की बात कर रहा है, तब भी आप ये तो समझ ही जाते ना कि टाइम बार डेट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, तो फिर आप वो लिख तो सकते ही थे चीज़। तो ऐसे अगर कुछ रह भी जाएगा, क्योंकि 138 इज़ वेरी वाइड, मैंने इतना कवर करवा दिया कि वैसे तो इसी में से आ जाएगा, बाई चांस अगर कुछ रह गया तो वो भी आप कर पाओगे अगर ध्यान से वहाँ पे सोचोगे। फिर भी थोड़ा बहुत जो रह गया जो बन सकता है वो भी हम लिख लेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। इतना रिवाइज कर लेना, कल की क्लास में मिलते हैं।